गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स में से लास्ट 5 प्रिंसिपल्स की। ठीक है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स, दैट इज़ टीम वर्क। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना पहला टॉपिक यानी पहला प्रिंसिपल स्टार्ट करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सिस्टम, सिस्टमैटिक। ठीक है, सीधा एग्जांपल पे आते हैं जिससे आपको ये प्रिंसिपल सीधा क्लियर हो जाएगा पूरा कि क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज और जो मटेरियल होते हैं वो अपनी सही जगह पे होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी बैंक की ब्रांच में विज़िट करते हैं तो विज़िट करने के बाद में सबसे पहले आपको बैंक में क्या दिखता है? आई थिंक रिसेप्शन ही दिखता होगा, रिसेप्शन काउंटर ही दिखता होगा, राइट। किसी को वॉशरूम तो नहीं दिखता, पहले एंटर करते साथ वॉशरूम तो नहीं आता होगा, या सीधा एंट्री करते साथ ही आपको बिल्कुल ब्रांच मैनेजर का केबिन तो नहीं दिखता होगा। तो सबसे पहला काउंटर जो होता है वो होता है रिसेप्शन काउंटर। मैं एक प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ, सरकारी बैंकों में थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। अलग सिस्टम मतलब लाइक वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इसलिए वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि लाइक सबसे पहले आपको दिखता होगा रिसेप्शन काउंटर, ठीक है। फिर आपने नोटिस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि उसके बाद ब्रांच मैनेजर का अपना एक खुद का केबिन होता है, क्लरिकल डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टेबल्स होते हैं, ठीक है। कैश काउंटर एक अलग जगह होती है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, यानी इंस्ट्रक्शंस बोर्ड होते हैं कि लाइक कौन सा कैश काउंटर है, कौन सा क्लर्क है, ठीक है। नेम प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ब्रांच मैनेजर के केबिन में ब्रांच मैनेजर लिखा हुआ होता है। इट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। मतलब हर चीज़ जगह पे रखी हुई होती है। आपने देखा कि किसी टेबल पे कोई क्लर्क बैठा हुआ है, टेबल पे क्लर्क बैठा है और उसकी चेयर पे उसका डेस्कटॉप रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। डेस्कटॉप डेस्क पे ही रहता है और जो क्लर्क होता है वो अपनी चेयर पे बैठ के ही काम करता है। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग की अगर बात की जाएगी तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की एक मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग राइट पीपल एट द राइट जॉब्स, मतलब जो बंदा जो जॉब या जो वर्क को डिज़र्व करता है उसको वो काम मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपने देखा होगा कि चपरासी की भर्ती के लिए भी MBA किए हुए लोग, PhD किए लोग अप्लाई करते हैं। सो ये यहाँ पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहलाता है। कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब राइट पीपल एट द राइट जॉब्स। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये हो गया। अब मैं आपको 2 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जो कि एकदम साथ में बताऊंगा आपको प्रिंसिपल्स। लाइक हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चर्स में भी सुना है कि मैनेजमेंट शुड बी फ्रेंडली टू देयर सबऑर्डिनेट्स और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। तो मैं आपको एक मूवी के एग्जांपल्स इसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सभी बच्चों ने यहाँ पे शायद तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी। तारे ज़मीन पर देवर 2 ब्रदर्स, एक का नाम रहता है ईशान और एक का नाम रहता है रोहन, ठीक है। ईशान थोड़ा सा डमी बॉय दिखाया है। डमी मतलब लाइक उसको ना पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, ना फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ना वो खेलता है कूदता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये चीज़ रिवील नहीं करी है कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, मतलब ड्राइंग जैसी चीज़ में होता है, ड्राइंग में वो एक्सपर्ट होता है। ये रिवील नहीं किया गया था मूवी में, राइट। आपने देखा होगा रोहन जो कि ईशान का बड़ा भाई रहता है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहता है, टॉपर ऑफ हिज स्कूल, राइट। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहता है, लॉन टेनिस खेलना एंड ऑल। तो आपने उनके घर में एक इशू हमेशा देखे होंगे कि उनके फादर जो होते हैं वो हमेशा दोनों को कंपेयर करते हैं कि लाइक ईशान देख तेरा बड़ा भाई कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड तू क्या कर रहा है। तो ईशान की हरकतों की वजह से परेशान होकर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटिव रहते हैं उसके फादर मतलब स्पेशली फादर, मदर तो नहीं, फादर के बारे में दिखाया गया है। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि बच्चा ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा है, कॉमन सी चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। तो वो उससे परेशान होकर उसका एडमिशन करवा देते हैं पंचगनी के बोर्डिंग स्कूल में, राइट। दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, दोनों बच्चे की अलग अलग क्वालिटीज़ थी बट एक बच्चे की क्वालिटीज़ को पहचाना ही नहीं गया और एक बच्चे की तारीफ दूसरे बच्चे के सामने इतना ज़्यादा की जाती थी कि दूसरा बच्चा जो छोटा बच्चा था वो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट होता था उससे, ठीक है। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करते, लाइक उसको उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रीट किया जाता या उसको समझाया जाता तो शायद वो कुछ अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता था। बट नहीं, उनसे उनको वही चीज़ें चाहिए थी जो बड़ा बेटा कर रहा है, राइट। दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ईशान की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। ईशान मतलब दर्शिल सफरी जो दिखाया है उसमें, छोटा बच्चा जो दिखाया है दर्शिल सफरी, उसकी एक अलग क्वालिटी होती है, उसका ड्राइंग और पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। देन पंचगनी बोर्डिंग स्कूल में जब वो एडमिशन लेता है उसके बाद में वहाँ पे आमिर खान की एंट्री होती है। आमिर खान वो इनका वो ड्राइंग टीचर रहता है, आर्ट टीचर रहता है, ठीक है। धीरे धीरे करके आमिर खान अपना इंटरेक्शन ईशान से बढ़ाता है एंड एक टाइम के बाद में आमिर खान को ये पता लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड यानी आर्टिस्ट, ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, ठीक है।
अब आमिर खान को ये चीज़ लगती है कि बच्चे में इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, तो क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए ताकि ये पब्लिक के सामने अपने टैलेंट को शो कर सके, शो ऑफ कर सके, राइट। तो आमिर खान स्कूल के प्रिंसिपल के, यानी बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल की परमिशन से दे ऑर्गेनाइज्ड एन ड्राइंग कंपटीशन। अब आपने देखा होगा कि ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ भी ईशान को ही मिलता है। तो आमिर खान ने मौका दिया, मैंने इनिशिएटिव लेने का मौका दिया, और उस इनिशिएटिव का उस ईशान ने भरपूर फ़ायदा उठाया और उस ड्राइंग कंपटीशन को जीत लिया। तो यहाँ पे हो गया दो प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है। अब इनिशिएटिव और इक्विटी, अब बुक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे बोला गया है 2 पर्सन्स वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शुड बी पेड सेम वेजेस और सैलरी, ठीक है। ये होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा कि लाइक एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय है जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको सैलरी कुछ ज़्यादा दी जा रही है, और एक एम्प्लॉय जो कि फ्रंट लाइन सेल्स में काम कर रहा है उसको सैलरी कम दी जाती है। ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर को 25,000 सैलरी है, तो सेल्स मैनेजर के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है 15,000 का, 12,500 का। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि प्रोडक्शन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब सेल्स का होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर को कन्विंस करना होता है, उनको चीज़ें बेचनी होती है। प्रोडक्शन की टेक्निक रिमेन्स सेम, आपको उसी तरीके से प्रोडक्शन करना है, ठीक है। हाँ, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट जो फ्रंट लाइन सेल्स, मतलब जो सेल्स मैनेजर रोज़ नए कस्टमर को फेस करता है, रोज़ नए नए क्वेश्चंस आते हैं उसके सामने, उनको फेस करते हुए अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को कन्विंस करना, ये ज़्यादा बड़ा टास्क लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्स मैनेजर को प्रोडक्शन मैनेजर से ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उनके साथ में ये होने वाला डिस्क्रिमिनेशन बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए, ठीक है, राइट। ये हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इनिशिएटिव। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मैं आपको एक मेरा लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक बार मेरा फ्रेंड आशुतोष मेंढे, जो कि नेक्सा शोरूम में काम करता है, ही टोल्ड मी कि नेक्सा में है और अकेला मैनेजर है जो बंजारा एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट हैंडल करता है। उसने बताया मुझे कि लाइक एजेंसी में वो लोग हैं, ठीक है, जिस एजेंसी में वो लोग हैं उस एजेंसी की कंडीशंस है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जो कंडीशंस दी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप बेड पे भी हो, यानी आपका एक्सीडेंट भी अगर हो गया है, आपकी फैमिली में से कोई हॉस्पिटलाइज भी है, आपको महीने में 3 नेक्सा की जो गाड़ियां हैं, लाइक बलेनो है, एस्ट्रॉस है, ठीक है, और उसके अलावा और भी जो गाड़ियां आती हैं वो आपको सेल करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मान लेते हैं पिछले महीने अगर आशुतोष ने 10 गाड़ियाँ बेचा है, इट मीन्स इस महीने क्वालिफाई करने का मिनिमम क्राइटेरिया 3 ही है। मतलब 3 जो क्राइटेरिया है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए, आपको इस महीने भी 3 गाड़ियाँ बेचनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी कोई भी कंडीशन हो, आप खुद हॉस्पिटलाइज क्यों ना हो। तो उसने बताया कि जॉब की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, एंड ड्यू टू इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब एम्प्लॉय कभी भी अपने काम पे अच्छे से फोकस के साथ में काम नहीं कर पाता है। देखो, हम उसको हमेशा डर रहेगा कि लाइक कभी भी किसी मंथ में अगर मेरा 19-20 हुआ, किसी महीने में अगर 3 गाड़ियाँ नहीं बेच पाया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। कंपनियाँ भी स्टार्टिंग में बोलती ज़रूर हैं कि 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 3 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 महीने के बाद में आपका कोर वर्क स्टार्ट होगा, बट कंपनियां फर्स्ट मंथ से ही एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देती है, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर उनमें एक इनसिक्योरिटी मतलब फील आना स्टार्ट हो जाता है कि लाइक अगर हमसे काम नहीं हुआ तो कंपनी हमको निकाल देगी। सो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब स्थिरता, आप एटलीस्ट उनको सिक्योरिटी दो, श्योरिटी, एश्योरेंस दो इस चीज़ का कि लाइक आप काम करते जाओ, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम करेंगे, आपकी जॉब को कुछ भी चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आते साथ में तो कोई एकदम सुपरस्टार नहीं बन सकता, उसको धीरे डेवलपमेंट ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। जैसा कि हम सब ने पढ़ा है, एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है टीम वर्क, दैट इज़ यूनियन इज स्ट्रेंथ। आज़ादी सबने मिल के लड़ी, ठीक है, आज़ादी जो दिलाई है इंडिया को वो सबने मिल के दिलाई है। गांधी जी वॉज अ लीडर, ठीक है, वॉज अवर लीडर, ठीक है, या इज़ अवर लीडर, उन्होंने लीड किया। बट जब तक कि इंडिया में सारे के सारे लोग, जो भले वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, रिलीजन से बिलोंग करते हो, एक होके इस लड़ाई को अगर नहीं लड़ते तो शायद ही हम अंग्रेज़ों से आज़ादी पा पाते, ठीक है। तो एक होके लड़े, एक होके लड़ने के बाद में हमको आज़ादी मिली, राइट, अंग्रेज़ लोग छोड़ के गए। बट एक चीज़ और, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स, हमारा जो राइवल मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर था, दे न्यू वेरी वेल कि लाइक अगर ये कंट्री एक होके रही तो आगे चल के ये बहुत ज़्यादा सुपर पावर बन सकता है। सो
दे इम्प्लीमेंटेड देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हमको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। यू नो वेरी वेल, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि किन 2 भागों में बांटा। तो उन्होंने इतना ख़तरनाक जहर घोला कि वो जहर आज तक के हमारे कम्युनिटी में फैलते जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक नहीं हो पा रहे हैं। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया इसका कि भैया यूनिटी आपको कोई भी चीज़ आराम से दिलवा सकती है। दूसरा एग्जांपल, चक दे इंडिया मूवी आपने देखी होगी, ठीक है। सारे मैचेस हम जीतते जाते हैं क्योंकि बाकी के जो टीम के 9 प्लेयर्स होते हैं वो टीम स्पिरिट से खेलते हैं। बट हॉकी, वुमेंस हॉकी टीम के फ्रंट के जो 2 अटैकर्स होते हैं, दोनों लड़कियां जो दिखाया है, एक थोड़ी हाइट कम वाली और एक जो क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड दिखाया, वो देखा होगा कि दोनों वो लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं कि किसके गोल ज़्यादा रहेंगे, उनमें टीम स्पिरिट नहीं होती। और ये चीज़ नोटिस कर लेता है ऑस्ट्रेलियन वुमेंस हॉकी टीम का कोच। इस चीज़ का वो लोग काफ़ी बेनिफिट लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कुछ हद तक के फ़ायदा भी होता है। अल्टीमेटली लास्ट में जब वो दोनों को रियलाइज़ होता है कि अगर हम एक टीम के जैसे नहीं खेलेंगे तो हम ये वर्ल्ड कप हार जाएंगे। सो दे कोऑपरेट ईच अदर, वो एक दूसरे को दोनों क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। दे शो देयर टीम स्पिरिट कि हमको टीम के लिए खेलना है, नॉट इंडिविजुअल के लिए खेलना है, अपने खुद के लिए नहीं खेलना। रिकॉर्ड्स तो हम बाद में भी बना सकते हैं, बट आज अगर हम हार गए तो लाइक ये चीज़ गलत मैसेज जाएगा कि भैया हमने इंडिविजुअली अपने लिए खेला, हमने देश के लिए नहीं खेला। सो लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, गोल करते हैं, एंड देन उसके बाद में वो मैच इंडिया जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर 5 लास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से समझिए, इस वीडियो को देखिए। अगर आप इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।